सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 4 है युगों का दौर। युगों का दौर क्या पाठ है, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से पाठ को पढ़ा होगा। आज मैं इस पाठ का जो सारांश है, युगों का दौर पाठ का जो सारांश है उसका पहला भाग लेकर आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम पाठ के सारांश के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भारत की खोज, ये किसका पाठ है, भारत की खोज जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है, उसका पाठ नंबर 4 युगों का दौर समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। देखिए, युगों का दौर, भारत की खोज किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, अपनी जैन यात्रा के द्वारा लिखी थी। उसके अंदर ही अपने जो है वो चौथा जो पाठ है वो कौन सा है, युगों का दौर। मतलब भिन्न भिन्न युग का जो दौर है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं पंडित जी। देखिए वो क्या कर रहे हैं, युगों के दौर पाठ का साथ देखिए। सबसे पहले देखिए, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद। सबसे पहला बिंदु कौन सा है, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद। दूसरा बिंदु कौन सा है, दक्षिण भारत। कौन सा है भाई, दक्षिण भारत। और तीसरा बिंदु है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। आगे क्या है, प्रगति बनाम सुरक्षा। कौन सा, प्रगति बनाम सुरक्षा, प्रगति बनाम सुरक्षा। और आगे है भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा है, भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा है। ये कुछ बिंदु है। देखिए सबसे पहले देखिए, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और समाजवाद क्या है। देखिए इस पाठ में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद कौन आ गए भाई, गुप्त शासन आ गए। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आ गया भाई, गुप्त साम्राज्य आ गया। और दक्षिण में बड़े राज्य पैदा हुए थे, तो उत्तर में भी जो है वो भारतीय यूनान तक फैल गए। यूनानी संस्कृति का मेन से अफगानिस्तान और सऊदी अरब गंधार यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत में अंदर मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में सांची के पास बेसनगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की नटनाट से यूनानियों के भारतीय कला की क्या मिलती है, झलक मिलती है। भी जो ग्रेनाइट पत्थर था उससे जो भवन बनाए गए थे उससे क्या मिलती है, यूनानियों के कला कौशल की झलक मिलती है। कहाँ, भारत के मध्य प्रदेश में। कहाँ, भारत के मध्य प्रदेश के अंदर। धीरे धीरे इन्होंने मध्य एशिया में बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य जमा लिया। उनमें से कुछ हिंदू तो कुछ बौद्ध हो गए, कुछ तो क्या हो गए, हिंदू हो गए, और कुछ क्या हो गए, वास्तव में बौद्ध हो गए। बौद्ध का मतलब यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना। बौद्ध का मतलब यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करना। मतलब कुछ तो क्या हो गए, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया तो हिंदू हो गए, और कुछ ने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो वो क्या हो गए भाई, बौद्ध हो गए। उनमें से कुछ हिंदू तो कुछ क्या हो गए, बौद्ध हो गए। इस राज्य का तक्षशिला विश्वविद्यालय अनेक राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलन का स्थान बन गया। कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां बहुत से बाहर के व्यक्ति भी, बाहर के छात्र भी आके क्या कर रहे थे, अपना अध्ययन कर रहे थे। तो राष्ट्रीयता भी दिखाई दे रही थी और समाजवाद भी दिखाई दे रहा था। इसी कारण गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ, और गुप्त साम्राज्य में आर्यों ने यहाँ पहली बार आकर इसे क्या कहा, भारतवर्ष कहा। आर्यों ने पहली बार, आर्यों ने यहाँ आकर इसे क्या कहा, भारत देश कहा। किन्होंने कहा भाई, आर्यों ने आकर। आर्य कौन थे भाई, बाहर से आने वाले। आर्यों ने क्या कहा, इसे क्या कहा, आर्यों ने इसे भारत देश कहा। उस समय भारतवर्ष के सामने नई जाति का हन हुआ, अनेक विदेशी तत्व आए, हड़कंप मच गया। उस समय धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचे के घर में भारतीय जीवन के सभी पहलू आते थे। मतलब भारत के जीवन के, भारतीय लोगों का रहन सहन, सब लोग यहाँ पे आते थे। इसे हिंदूवाद कहा गया। इसे क्या कहा गया, वास्तव में हिंदूवाद। जब सब जगहों के अंदर क्या आ गया भाई, भारतीय लोगों की विचारधारा आ गई, तो वास्तव में इसे क्या कहा गया विद्यार्थियों, हिंदूवाद कहा गया। क्या कहा गया, हिंदूवाद कहा गया। बाद में इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए। भारत की इसी पवित्र भूमि पे किसका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया, महात्मा बुद्ध ने। भारत की इसी गौरव भूमि पर किसने जन्म लिया भाई,
महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। यहाँ उपदेश देकर उन्होंने निवारण प्राप्त किया। बौद्ध धर्म मूल रूप से विश्व धर्म था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया भाई? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसके साथ ही वह समय था जब रेगिस्तान से अफ्रीका एशिया में क्या हो गया भाई, भारत के लोगों की जो रहन सहन है, जो भारत के लोगों का विचार है, वो क्या है, पहुंचने लग गया। तो यहाँ महान महान लोग हुए जो महान महान उपदेश दे रहे थे। जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, बहुत अच्छे उपदेश दिए। इसके साथ साथ जो है वो भारतवर्ष नाम पड़ा। और इसके साथ साथ क्या है, भारत का रहन सहन हर जगह दिखाई दिया। तो इसे क्या नाम दिया गया, हिंदूवाद कहा गया। तो ये गुप्त साम्राज्य में, जो गुप्त शासन में राष्ट्रीयता की बातें हुई, समाजवाद कैसे फैला, इसके बारे में बातें हुई। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला बिंदु समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा बिंदु, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत के अंदर क्या कुछ हुआ उस समय, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के समाप्त हो जाने के 1000 साल से कितने, 1000 वर्ष, दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के समाप्त हो जाने के 1000 वर्ष के भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फने। यह अपनी बारीकी दस्ता कार्यों समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। समुद्री व्यापार दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में मतलब क्या है, दक्षिण भारत के राज्यों के पास किसका, कौन ज्यादा देखा था, समुद्र दिखाई दे रहा था। इसलिए समुद्री मार्ग से भी क्या चालू हो गया, व्यापार करना प्रारंभ हो गया, व्यापार होना प्रारंभ हो गया। उत्तरी भारत में हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसके विपरीत बहुत जागीर, शिल्पी, कारीगर उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इसके विपरीत क्या हुआ, बहुत से जो आजीगार थे, शिल्पी थे और कारीगर से कहा, उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बस गए, क्योंकि वहां आय के साधन ज्यादा दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा क्या बन गया, केंद्र बन गया। धीरे धीरे जो दक्षिण भारत है वो क्या हुआ भाई, पुरानी संस्कृति का क्या बन गया भाई, केंद्र बन गया। कौन भाई, दक्षिण भारत पुरानी भारतीय संस्कृति का क्या बन गया भाई, केंद्र बन गया। तो गुप्त शासन में राष्ट्रीय और समाजवाद को आपने देख लिया। दक्षिण भारत में देख लिया कि दक्षिण भारत में क्या है, समुद्र से व्यापार करना प्रारंभ हो गया। और उत्तर भारत के लोग कहाँ बस गए, दक्षिण भारत में जाके बस गए, वहां व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, वही समुद्र पास लगता था। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको दूसरा बिंदु भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों तीसरा बिंदु, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। शांतिपूर्ण विकास युद्ध के तरीके में क्या बताया गया है कि हमलों और बड़े बड़े समाजों की स्थापना के बीच शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन भी लंबे दौर में रहा। मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट आदि राज्य ने 2-3 वर्षों तक क्या कायम रहे। 2-3 वर्षों तक भारत में शासन करने में क्या लोग हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण कायम रहे। इनमें से लगभग सभी राजवंश देशी थे। दो राज्यों के बीच युद्ध या आंतरिक राजनीतिक आंदोलन में सामान्य जनता के जीवन में बहुत कम दखल दिया जाता था। सामान्य जनता के जीवन में क्या दिया था, बहुत ही कम दखल दिया जाता था। यहाँ यूरोप की तुलना में शांतिपूर्ण जीवन की लंबी अवधि थी। यहाँ यूरोप की तुलना में भारत में शांतिपूर्ण जीवन की क्या थी विद्यार्थियों, एक लंबी अवधि दिखाई देती है, एक लंबी चीज दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ क्या था भाई, बहुत शांति के साथ लोग क्या कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। भारत में अंग्रेजी शासन कायम होने से समय देश की अवनति क्या थी, चरम सीमा पर थी। ये बात सही है कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ, जब भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय भारतीय राजाओं की जो चरम अनविति थी वो चरम पे थी। अनविति का मतलब हास पतन जो चरम पे था। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत देश क्या बन गया था विद्यार्थियों, गुलाम बन गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे भारत पर क्या कर दिया, अपना अधिकार कर दिया। तो विद्यार्थियों ये शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके में बताया गया है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, भारत पर अधिकार कर लिया और राजवंश जो थे, भिन्न भिन्न राजवंश लंबे समय तक क्या थे, यहाँ उन्होंने क्या किया, शासन किया। आगे देखिए प्रगति बनाम सुरक्षा। अगला जो बिंदु है वो कौन सा है विद्यार्थियों, प्रगति बनाम सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यताओं से कहीं अधिक क्या सफल रही।
भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यताओं से कहीं अधिक क्या थी, सफल थी। इसका मूल आधार था सुरक्षा की भावना। क्या मूल आधार था भाई, सुरक्षा की भावना। कि यहाँ पे क्या था, सुरक्षा की भावना ज्यादा दिखाई दे रही थी। क्या चीज भाई, सुरक्षा की भावना। इनमें वर्ण व्यवस्था और संयुक्त विवाह पे आधारित सामाजिक ढांचा था। यह व्यवस्था सबको एक समान मानती थी। सबको एक समान मानने में तो सब क्या है, एक समान है, सबको एक समान महत्व देना चाहिए। इससे क्या है, आपसी समझ और आपसी भाईचारा मजबूत होता है। और जब आपसी भाईचारा मजबूत होता है तो निश्चित रूप से किसी दूसरे का हिम्मत नहीं होती वो आक्रमण कर पाए या उसको खत्म कर पाए। इस पर अनेकता में भी एकता की भावना पैदा हुई। इस प्रकार से भारत देश ने सभी बाहर से आने वाले तत्वों को अपना लिया था। भारत देश ने क्या किया, सभी बाहर से आने वाले लोगों के जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको भी क्या किया, अपना लिया। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको चौथा बिंदु भी समझ में आ गया होगा, प्रगति बनाम सुरक्षा। अंतिम जो बिंदु है वो क्या कह रहा है कि भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा था। किसके बारे में बता रहे, रंगमंच। देखिए, रंगमंच होता है जहां कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, उसको बोलते हैं रंगमंच। जैसे रामलीला कभी किसी ने देखी हो विद्यार्थी हो, तो उस रामलीला को क्या कह सकते हैं, अपने रंगमंच का ही एक रूप कह सकते हैं। जहां बहुत ही अच्छे तरीके द्वारा रात्रि के अंदर अलग अलग दृश्य बनाकर एक ही मंच पे क्या है, प्रस्तुत किए जाते हैं। वह अलग अलग जो लोग हैं अभिनय करते हैं, अच्छा अभिनय करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वो क्या है, रंगमंच कहलाता है। तो भारत का प्राचीन रंगमंच कैसा है वो बताने का प्रयास किया है कि भारतीय रंगमंच अपने मूल विचारों विकास में क्या था, स्वतंत्र था। इसका जन्म ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों से माना जाता है। जन्म कहां से माना जाता है, ऋग्वेद। जो वेद है विद्यार्थी वो 4 होते हैं, उसमें से जो ऋग्वेद है उससे क्या माना जाता है, इसका वास्तव में जन्म माना जाता है। किसका भाई, भारतीय रंगमंच का। कुछ हद तक इसमें नाटकता थी। रामायण तथा महाभारत के नाटकों का उल्लेख भी मिलता है। किसका, रामायण और महाभारत के नाटकों का उल्लेख भी यहाँ मिलता है, दिखाई देता है। अलग अलग लोगों ने यहाँ अलग अलग कविताएं लिखी है, अलग अलग जो है वो नाटक लिखे हैं, और अलग अलग जो है वो नाटक संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों ही हमें मिलते हैं। रामायण है, महाभारत है, मुद्रा राक्षस है, बुद्ध चरित्र है, शकुंतला है। ये अच्छे अच्छे नाटक जो है वो वास्तव में बहुत अच्छे थे, जिन्होंने क्या किया, रंगमंच का विकास किया, इसे अपने विकास की ओर लेके गए, नए नए आविष्कार किए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठ साहित्यिक रंगमंच के साथ साथ एक लोकमंच भी रहा। लोकमंच का मतलब जनता की भागीदारी भी इसमें रही। जनता ने भी क्या किया, इस प्रकार के पर्वों में भाग लिया, अभिनय किया। इसका आधार भारतीय पुरातन कथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। आधार क्या होता था, भारतीय प्राचीन कथाएं या महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी, जिसका लोगों में क्या होती थी, रुचि पैदा होती थी। लोग रंगमंच में जाकर लोगों का अभिनय देखते थे, उन्हें सराहते थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्या है, भारतीय रंगमंच, जिसका जन्म कहां से होता है, ऋग्वेद से होता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको युगों के दो भाग फर्स्ट के अंदर जो आपका चैप्टर है उस पार्ट में से कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये बिंदु समझ में आ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।